नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अधातुओं के बारे में। नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का। अधातुएं क्या होती हैं, कौन कौन से तत्वों को अधातुओं में रखा गया है, कुछ महत्वपूर्ण अधातु हैं, उनके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। उनके यौगिक वगैरह क्या होते हैं, उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अधातु क्या होती हैं। तो अधातु याद रखना, ये सामान्यतया चमकीली नहीं होती हैं। एक अपवाद आता है आयोडीन का। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है, बाकी याद रखना अधातु में चमकीली नहीं होती हैं। अधातुओं में कोई आघातवर्धनीयता, तन्यता आदि का कोई गुण नहीं पाया जाता है। ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती है। एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है जो कि सुचालक के रूप में काम करता है। और अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम क्या है दोस्तों? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है। तो सबसे पहले हम कुछ इसके पॉइंट्स लिखते हैं। अधातुएं प्राय चमकीली नहीं होती हैं। प्राय चमकीली नहीं होती हैं। इसका अपवाद याद रखना आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। दूसरा पॉइंट आता है ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद याद रखना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है? सुचालक होता है, दोनों का ही। ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्था के अंदर ये पाई जाती हैं। ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में उपस्थित होती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्थाओं के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, तीनों ही अवस्थाओं में उपस्थित होती हैं। द्रव अधातु कौन सी है? द्रव अधातु याद रखना ब्रोमीन होती है। द्रव अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है। ये आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण इनमें नहीं पाया जाता है, चोट मारने पर फैलती नहीं है। तो आघातवर्धनीयता तथा तन्यता का गुण इनमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आघातवर्धनीयता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल्स की हम बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनको अधातु में रखा गया है, तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, सिलिकॉन, फास्फोरस। इसके अलावा अपन बात करें आर्गन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, जीनोन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, बोरॉन, ये सब क्या है दोस्तों? अधातुएं हैं, याद रखना। तो अपन बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, ये जितनी भी अक्रिय गैसें होती है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनोन, ये सभी याद रखना अधातुओं के अंदर ही आती हैं। हीलियम, हीलियम के बाद अपन जैसे क्रम से देखें तो फिर आता है कार्बन। कार्बन एक इंपॉर्टेंट धातु है, डिटेल में चर्चा करेंगे। कार्बन के बाद आता है एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या है? धातु है। ऑक्सीजन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी याद रखना अधातु है। नाइट्रोजन पहले आता है वैसे परमाणु क्रमांक में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें फ्लोरीन, एफ, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। फ्लोरीन के बाद नियोन, एनी अक्रिय गैस है। फिर एक आता है इसमें सिलिकॉन, एसआई। फिर आता है इसमें एक फास्फोरस, पढ़ेंगे इनके बारे में। फास्फोरस पी, सल्फर, सल्फर का प्रतीक होता है एस, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, आर्गन, एआर, क्लोरीन, सीएल, आर्गन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, एस्टेटीन, एटी एस्टेटीन, जीनोन, एक्सी, रेडोन, आरएन, क्रिप्टोन, केआर, ये सब क्या है दोस्तों, याद रखना अधातुएं हैं। क्या है दोस्तों, ये सारी अधातुएं हैं। अब इनमें से जो मेन हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। हेलोजन परिवार के सदस्य भी इसी में जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसके अलावा अक्रिय गैसें होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडोन, जीनोन, ये सभी अधातुओं के अंदर ही आती हैं। अब हम सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अधातु पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। इम्पोर्टेंट है, कई सारे छोटे छोटे इस पर प्रश्न बनते हैं हाइड्रोजन पर। सबसे पहला प्रश्न, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज की है दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने। किसने खोज की है? हेनरी कैवेंडिश ने। इसकी खोजकर्ता कौन है? इसकी खोजकर्ता है हेनरी कैवेंडिश। कौन है? हेनरी कैवेंडिश हैं। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है ये। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसको पुरानी आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं दिया गया था, इसलिए इसको आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मांड सूर्य तारों पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड सूर्य तारों पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड सूर्य तारों पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? याद रखना, हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्का तत्व मान सकते हैं इसको। न्यूट्रॉन रहित तत्व बोलते हैं इसको। न्यूनतम आकार वाला तत्व इसी को कहते हैं। न्यूट्रॉन रहित तत्व भी इसी को कहा जाता है। न्यूट्रॉन रहित तत्व है, न्यूनतम आकार वाला तत्व इसी को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूल ईंधन है ये। भविष्य का ईंधन कहते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूल ईंधन है। पर्यावरण दृष्टि से सबसे अनुकूल ईंधन है, याद रखना। सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाए जाने वाला तत्व है। सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, याद रखना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे हल्की गैस, सबसे हल्का तत्व, न्यूनतम आकार वाला तत्व, इसको न्यूट्रॉन रहित तत्व भी कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूल ईंधन है। तो सारे पॉइंटों का आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब एक क्रिया आती है तेलों का हाइड्रोजनीकरण। पूछा जाता है तेलों का हाइड्रोजनीकरण। जो डालडा घी बनता है ना, वो हाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा बनता है। तेलों का हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? जब वनस्पति तेल की क्रिया, वनस्पति तेल की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में।
निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन से कराई जाती है तो क्या बन जाता है? वनस्पति घी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वनस्पति घी का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं तेलों का हाइड्रोजनीकरण। एक इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक हाइड्रोजन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका भी यूज वगैरह पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 कान, दांत आदि की सफाई करने में, गंदे तेलीय चित्रों का रंग उभारने में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में किसका यूज किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज होता है, पहला कान, दांत आदि की सफाई करने में, दूसरा पुराने तेलीय चित्र, कोई गंदा चित्र पड़ा है उसका रंग उभारने में, उसको क्लियर देखने में भी किया जाता है। पुराने तेलीय चित्रों का रंग उभारने में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में, इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। एक यौगिक आता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज कहाँ होता है? नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में किया जाता है। इसको भारी जल भी कहते हैं। प्रश्न आता है भारी जल का फॉर्मूला क्या है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको भारी जल कहते हैं या इसको गुरु जल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु जल के नाम से भी इसको जाना जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। इसका यूज किया जाता है नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में, नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो ये हमारा पहली अधातु आपको याद रखनी है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। अगली दूसरी अधातु आती है हमारी, जिसका नाम है नाइट्रोजन। अगली अधातु हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन, जिसका प्रतीक क्या होता है? N होता है। और पहली हमने कौन सी पढ़ी थी? हाइड्रोजन। पहली हमने कौन सी पढ़ी है? हाइड्रोजन। अगली कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है और इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। सबसे पहले तो खोजकर्ता याद रखना, इसकी खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, लगभग 78.08% पाई जाती है और रासायनिक रूप से निष्क्रिय भी होती है। रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस है ये। कौन सी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यूज वगैरह कहाँ कहाँ पर होता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। नाइट्रोजन का यूजेज कहाँ पर होते हैं? तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन का जो यूज है वो किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान में जनन द्रव्य संरक्षण में। कहाँ किया जाता है? कृत्रिम गर्भाधान में जनन द्रव्य संरक्षण में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में
जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको। और शीत परीक्षण में किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। अति न्यून तापमान पर चीजों को सुरक्षित रखते हैं, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। शीत परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। रक्त संग्रहण हेतु, रक्त को लंबे समय तक सुरक्षित रखने हेतु तरल नाइट्रोजन की उपस्थिति में रखते हैं। इसके अलावा उत्तापमापी में, पायरोमीटर में उच्च तापमान मापने वाला तापमापी होता है उत्तापमापी, जिसे कहा जाता है पायरोमीटर। तो उत्तापमापी या पायरोमीटर में किया जाता है। टायरों में भरी जाती है। इसके अलावा अपन बात करें कुरकुरे चिप्स के पैकेट में भरी जाती है। कुरकुरे चिप्स के पैकेट्स में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? याद रखना, नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। कुरकुरे चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन क्यों नहीं भरते? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। तेल घी से बनने वाले पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में खराब हो जाते हैं, जो कि ऑक्सीकरण क्रिया का परिणाम है, उपचयन क्रिया का परिणाम है। इसलिए ऑक्सीजन के स्थान पर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। अब हम इसमें बात करते हैं नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन के यौगिक में सबसे पहला यौगिक आता है अमोनिया। नाइट्रोजन के यौगिक में सबसे पहला यौगिक है अमोनिया, NH3। वैसे इसको शौचालय गैस के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज करता है प्रीस्टले। इसकी खोज किसने की है? प्रीस्टले नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। याद रखना, शौचालय गैस के नाम से भी जानते हैं इसको, टॉयलेट गैस भी कहते हैं। शौचालय गैस कहा जाता है या इसको टॉयलेट गैस के नाम से भी जानते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है? तो बर्फ फैक्ट्रियों में प्रशीतक के रूप में, बर्फ फैक्ट्री में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। और दूसरा इसका यूज सफाई के काम में, चिकनाई को दूर करने में। सफाई के काम में, चिकनाई को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का यूज करते हैं। दूसरा इसका जो यौगिक आता है उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका यौगिक है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसको नौसादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौसादर बोलते हैं। शुष्क सेल में इसका यूज किया जाता है और बर्तनों पर कलई करने में भी इसका यूज होता है। एक सब्लिमेट सब्सटेंसेज है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है इसके अंदर, नौसादर के अंदर। तो इसको नौसादर कहते हैं। इसका व्यापारिक नाम क्या है? नौसादर के नाम से जानते हैं। इसके यूज की बात करें तो इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है? एक तो शुष्क सेल में, ड्राई सेल बनाने में किया जाता है, और दूसरा बर्तनों पर कलई करने में, बर्तनों पर कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, NH4Cl का। और ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ के रूप में भी किसका प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। अगला इसका यौगिक आता है एक नाइट्रिक अम्ल। तीसरा यौगिक आता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसको सोरे का अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोरे का अम्ल बोलते हैं। इसका व्यापारिक नाम क्या है? सोरे का अम्ल।
HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का तेजाब बोलते हैं, याद रखना। और ये है व्यापारिक अम्ल, व्यापारिक नाम सॉरी, शोरे का अम्ल बोलते हैं इसको। विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम में आता है ये नाइट्रिक अम्ल। सोना चांदी धातु के शुद्धिकरण में भी काम में आता है, अम्लराज बनाने में भी काम में आता है। इसकी यूज की बात करें तो अम्लराज बनाने में, अम्लराज बोले तो एक्वारेजिया इंपोर्टेंट है, कई बार आता है। एक्वारेजिया का संगठन क्या है, अम्लराज क्या है, तो अम्लराज या एक्वारेजिया बनाने में अम्लराज क्या होता है, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 मिलकर के अम्लराज बनाते हैं। जो धोखेबाज सुनार होते हैं वो इसका यूज करते हैं गोल्ड टेस्टिंग में, सोने के परीक्षण में इसका यूज करते हैं, तो अम्लराज या एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है। दूसरा, सोना चांदी धातु के निष्कर्षण में किया जाता है, सोना चांदी धातु के निष्कर्षण में होता है। तीसरा, विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है, नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। अम्लराज होता है 3 भाग HCl 1 भाग HNO3। अम्लराज क्या होता है, अम्लराज को एक्वारेजिया भी बोलते हैं। 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 मिलकर के अम्लराज बनाते हैं। इसका यूज किया जाता है सोने के परीक्षण में, धोखेबाज सुनार इसका यूज करते हैं, सोने के परीक्षण में गोल्ड टेस्टिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। अगला एक यौगिक आता है इसका, जिसका नाम है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन फॉर्मूला बनता है इसका N2H4। और हाइड्राजीन का यूज कहाँ होता है, रॉकेट ईंधन में किया जाता है ऑक्सीकारक के रूप में। इसका यूज होता है रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में किसका यूज किया जाता है, याद रखना, हाइड्राजीन का यूज करते हैं। और एक 5वां यौगिक आता है इसका नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको लाफिंग गैस कहते हैं दोस्तों, हंसाने वाली गैस कहते हैं। एक बार इसको सूंघ लेते हैं तो व्यक्ति कई समय तक, थोड़े समय तक हंसता रहता है। इसका यूज एक तो निश्चेतक के रूप में किया जाता है, एनेस्थीसिया के रूप में भी हॉस्पिटल्स में करते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है, वातावरण के तापमान में वृद्धि के लिए भी, याद रखना, कौन उत्तरदायी है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसको ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कहते हैं। इसको हंसाने वाली गैस कहा जाता है, हास्य गैस कहते हैं इसको, या इसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, हंसाने वाली गैस कहते हैं। इसका यूज एनेस्थीसिया या निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ये ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वातावरण के तापमान में वृद्धि। और इसके लिए एक तो मेन जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन, ये सभी गैसें हैं जो कि वातावरण के तापमान में लगातार वृद्धि कर रही हैं। इनसे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है। वर्तमान में औसतन 0.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एनवायरनमेंट का बढ़ चुका है। यदि यही हालात रहे तो 21वीं शताब्दी के अंत तक औसतन टेम्परेचर में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में पेड़ पौधों की संख्या कहीं ना कहीं कम हो रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि मेन जो इसके लिए गैस उत्तरदायी है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का प्रोडक्शन, उत्पादन हो रहा है ज़्यादा
और कंजप्शन उपभोग हो रहा है कम, जिसकी वजह से CO2 की मात्रा इम्बैलेंस हो रही है और CO2 की मात्रा जब असंतुलित हो रही है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को बढ़ा रही है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसे कम करने के लिए अधिक से अधिक हमें हरे पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में निरंतर रूप से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जहां आज हमें 48, 49, 50 का सामना करना होता है। 21वीं शताब्दी का अंत अपन मान के चलें कि अपनी पीढ़ी तो लगभग डेड हो जाएगी, एंड हो जाएगी, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कहीं ना कहीं हम टेम्परेचर में औसतन 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करके जाएंगे। एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियां। कई बार हम कहते हैं कि भगवान ने बहुत गर्मी कर रखी है। एक्चुअली गर्मी भगवान ने नहीं कर रखी, गर्मी हमने ही कर रखी है। टेम्परेचर बढ़ाने में योगदान हमारा है। CO2 का प्रोडक्शन कौन करता है? अपन लोग करते हैं, और इसी की वजह से वातावरण का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, मीथेन गैस है CH4, वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ही उत्पन्न हो रही है। N2 का यूज भी अपन ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सारी CFC वगैरह है, AC फ्रिज में CFC का यूज होता है। ये सभी गैसें हैं जो कि वातावरण के टेम्परेचर को लगातार बढ़ा रही हैं, और इसी को अपन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसे कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे हमें लगाना जरूरी होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग गैस के रूप में भी इसको जाना जाता है, हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं इसको, और निश्चेतक के रूप में भी, एनीस्थीसिया के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारी एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, दो हमने नॉन मेटल पढ़ी है इस क्लास के अंदर। दो अधातु हमने पढ़ी हैं, जिसमें हाइड्रोजन के बारे में बताया है और नाइट्रोजन की कुछ यौगिक अपन ने पढ़े हैं, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, और इम्पोर्टेंट है सारे आर्कना, सभी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब अपन इसमें नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और भी अभी अधातु हैं हमारी, जैसे ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे, फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन तो एक अलग से चैप्टर है, और कार्बन तो सबसे महत्वपूर्ण धातु है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यौगिक कार्बन के ही ज्ञात हैं, लगभग 5 लाख से ज़्यादा यौगिक हैं दुनिया में, जिनमें से कुछ के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड रहते हैं। उसकी चर्चा अपन अलग से करेंगे। तो बाकी जो धातुएं हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।